हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे 2018 के पेपर वन के सीडीपी के क्वेश्चन आंसर। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है, यानी जो लर्निंग है कोहलर के सिद्धांत में किससे संबंधित है वो हमें बताना है। तो कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, अरे गेस्टवाल्टवाद से संबंधित है कोहलर का सिद्धांत। और अपने इस सिद्धांत में उन्होंने चिंपैंजी, जिसे इन्होंने सुल्तान कहा था, उस पे प्रयोग किया था। और क्या बताया अपने सिद्धांत में कि चिंपैंजी सुल्तान के सामने अलग अलग परिस्थितियां रखी जाती है और उन परिस्थितियों में वो अपनी सूझ का, अपनी बुद्धि का कैसे इस्तेमाल करता है वो सब अपने सिद्धांत में इन्होंने बताया है। तो किससे संबंधित हो गया? जो कोहलर का सिद्धांत है वो संबंधित हो गया उसके ज्ञान वाले पहलू से, यानी जो उसकी बुद्धि है, जो उसकी सूझ है, उससे संबंधित है कोहलर का सिद्धांत। यानी संज्ञानात्मक विकास के बारे में है कोहलर का सिद्धांत। तो ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं हमें इसमें? एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, तो ऐसा तो कुछ नहीं बताया इन्होंने अपने सिद्धांत में। स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया, यानी अपने आप होने वाली क्रिया है, जो लर्निंग है वो अपने आप होती है, तो ऐसा भी नहीं कहा कि जैसी परिस्थिति आएगी वैसा वो जो व्यक्ति है जिसपे हमने कोई काम दिया है उसको वो वैसे ही अपने सूझ का इस्तेमाल करेगा, उसी हिसाब से उसका पता चलेगा कि उसका जो ज्ञान है वो किस प्रकार का है, कितना है, औसत है, एवरेज है, उसी हिसाब से उसके जो ज्ञानात्मक पहलू है उसका विकास होगा। तीसरा क्या है? संज्ञानात्मक संक्रार्य। हाँ, ज्ञान से संबंधित है कोहलर का सिद्धांत। तो क्या है? ये ज्ञानात्मक कार्य है, हमारा जो लर्निंग है वो एक ज्ञानात्मक कार्य है। तो 3 नंबर ऑप्शन ही राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। सेकंड क्या दिया है? किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? यानी हम जब बच्चे को भाषा सिखाते हैं, बच्चा जब स्कूल आता है तो उसके पास अपनी मातृभाषा का ज्ञान होता है, यानी उसने सीख चुकी है। अब हम स्कूल आते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, हिंदी सिखाना स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश सिखाना स्टार्ट करते हैं, या कोई और भाषा भी अगर वहां पे है जहाँ पे बच्चा स्कूल गया तो सिखाने की हम कोशिश करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हम अक्षर का ज्ञान करवाते हैं बच्चे को। जैसे स्कूल जाता है बच्चे को ए लिखना सिखाया जाता है, अक्षर है ये एक प्रकार का। इंग्लिश में ए लिखाया जाता है, यानी पहले किसका ज्ञान करवा रहे हैं बच्चे को? अक्षर से। फिर इन दोनों को जोड़ के कोई शब्द बनाएंगे, यानी ए आ इनको सिखाने के बाद दोनों को जोड़ा जाएगा, फिर कोई शब्द बनाएंगे, यानी अक्षर के बाद में शब्द से, शब्द के बाद में वाक्य पर जाएंगे। तो किससे शुरू हुआ? जो भाषा का ज्ञान है वो अक्षर से स्टार्ट हुआ है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है? अक्षर व शब्दों के मध्य साहचर्य होना चाहिए, यानी उनके बीच में एक संबंध के हिसाब से हमें चलना चाहिए, पहले अक्षर का फिर शब्द का। दूसरा है वाक्यों के निर्माण से, तो वाक्य निर्माण से तो नहीं होता भाषा का ज्ञान, शब्दों के निर्माण से भी नहीं होता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आएगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होते हैं? यानी जो हमारी समावेशी कक्षा है उसमें क्या होता है? समावेशी कक्षा में हम हर प्रकार के बच्चे, चाहे वो विशिष्ट बच्चा हो, चाहे वो सामान्य हो या सामान्य से कम हो, सबको एक साथ लेके उनको शिक्षण करवाया जाता है, वो है हमारी समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल हो गए? सामान्य भी है, विशिष्ट भी है और सामान्य से कम वाले, यानी हर प्रकार का बच्चा शामिल है समावेशी कक्षा में। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ इसमें? केवल विशिष्ट छात्र होते हैं। दूसरा है सामान्य और विशिष्ट दोनों होते हैं, केवल सामान्य छात्र होते हैं, बहुभाषी और प्रतिभाशाली होते हैं। तो कौन से होते हैं समावेशी कक्षा में? सामान्य और विशिष्ट दोनों शामिल होते हैं, जो हमारी समावेशी कक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 4 नंबर, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता का कौन सा पद परिभाषित करता है? अधोलिखित मतलब होगा जो नीचे लिखे गए, चार हमें ऑप्शन दिए गए, उनमें से गणित संबंधी अधिगम अक्षमता, यानी सीखने में कठिनाई। अधिगम अक्षमता क्या होगी? सीखने में जो कठिनाई हो रही है बच्चे को, और किससे? गणित से, गणना से करने में उसको दिक्कत है, परेशानी है,
तो वो कौन-सी समस्या होती है वो हमें बतानी है। पहली है निरस्ता संबंधी दोष। तो निरस्ता संबंधी दोष ये नहीं आएगा। पठन दोष को हम क्या कहते हैं? पढ़ने में दिक्कत होती है उसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होती है हमारी। जो 3 नंबर पे लिखा हुआ है गणना दोष यानी जो गणना करने में गणित से जो प्रॉब्लम होती है हमें जो अक्षमता है हमारी उसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं। वो इंग्लिश में लिखा हुआ है डिसकैलकुलिया। तो जो 4 नंबर ऑप्शन है क्वेश्चन है हमारा इसका थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। गणना दोष गणित से संबंधित हो गया डिसकैलकुलिया। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। यानी जो समावेशीकरण है यानी किसी चीज में हम अपने आप को समावेश करते हैं उसकी जो प्रक्रिया है उसकी सफलता के लिए क्या आवश्यक है, क्या हमें होना चाहिए जिससे हम उस समावेश में अपने आप को समावेशित कर सकें। तो पहला ऑप्शन दिया क्षमता निर्वहन का अभाव। ये अगर हमें क्षमता ही नहीं है उस चीज का, अभाव है उस चीज का, तो हम अपने आप को कैसे समावेशित कर पाएंगे? तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा क्या है? अभिभावकों की भागीदारी का न होना। तो अभिभावकों की अगर भागीदारी ही नहीं होगी जब बच्चा पैदा होता है, अगर अभिभावक उसको उस समाज में जिस समाज में उसका जन्म हुआ है, जिस परिवार में वो रह रहा है, उसमें उसको समायोजित नहीं करेंगे, उसको एक तरफ ही रखेंगे तो कैसे कर पाएगा? भागीदारी जरूरी है अभिभावकों की। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा है अलगाव। अगर वो अलग ही रहेगा तो कैसे समावेशन का तो फिर मतलब ही नहीं हुआ, अलगाव ही हो गया। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 4 क्या दिया? संवेदनशीलता। यानी जैसा समाज जैसा उसको माहौल दिया जाएगा उसके प्रति अगर वो संवेदन होगा उसको समझ पाएगा, उसके अंदर उसमें संवेदनशीलता होगी तो वो अपने आप को समावेशित कर पाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 5 का। 6 क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? क्या बताना है? संवेग हमारे इमोशन, उसका तत्व नहीं बताना है। कौन से उसके तत्व है और कौन से उसका तत्व नहीं है? 4 ऑप्शन दिए उनमें से पहला है व्यवहारात्मक। यानी व्यवहार में तो हमारे संवेग स्पष्ट आपको दिखाई देते हैं कि जैसे हम खुश होते हैं यानी हमारे अंदर खुशी का भाव है, हमारा इमोशन क्या उस टाइम हम खुश है तो हमारे व्यवहार में वो चीज दिखाई देगी। तो व्यवहारात्मक तो है संवेग। दैहिक यानी शरीर से संबंधित है, शरीर से भी हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं उससे भी हमारे संवेग का पता चलता है तो ये भी इसका एक तत्व है। संज्ञानात्मक यानी हमारे ज्ञान से भी संबंधित है, हमारे इमोशन संज्ञानात्मक भी इससे संबंधित है, उसका तत्व है संवेग। पर जो संवेदी सेंसरी जो हमारी इंद्रियां है वो कोई संवेग को व्यक्त नहीं करती है। तो क्या हो जाएगा? 6 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। संवेदी सेंसरी जो हमारी इंद्रियां है वो संवेग का तत्व नहीं है। 7 क्या दिया हुआ है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। यानी हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो सीख रहे हैं, जो हमारे ज्ञान का हम विकास कर रहे हैं, वो किस प्रकार से चलता है? पहले हम क्या करते हैं? ज्ञान यानी कोई कार्य है, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हमें दी जाती है, यानी उसका ज्ञान हमें कराया जाता है। फिर क्या करते हैं हम? अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझने, अवबोध करने की कोशिश करते हैं। फिर हमने क्या सीखा, यानी क्या अंडरस्टैंड किया, उसका प्रयोग करके देखते हैं कि हमने जो सीखा वो सही है या नहीं। फिर उसका विश्लेषण करेंगे, यानी इसमें से ये चीज निकालनी है, इसमें ये चीज जोड़नी है, उसका विश्लेषण करते हैं, यानी उसको अलग-अलग करके देखेंगे। फिर उसका संश्लेषण करेंगे कि क्या समस्या थी और क्या उसका हमें निष्कर्ष निकालना है। फिर उसका संश्लेषण कर देंगे और लास्ट में क्या करेंगे? उसका मूल्यांकन करेंगे कि ये हमें कार्य दिया गया था और ये हमने इसका आंसर या इसका जो हमें उद्देश्य है वो हमने प्राप्त किया है। तो क्या आ जाएगा? पहले ज्ञान होना चाहिए, फिर हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, अवबोध करेंगे, फिर उसका प्रयोग करेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, फिर संश्लेषण और लास्ट में उसका मूल्यांकन करेंगे। तो क्या आएगा? 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। ज्ञानात्मक जो क्षेत्र हमारा उसका जो क्रम है वो क्या है? पहले ज्ञान, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण और लास्ट में मूल्यांकन। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? यानी कि इसमें भी हमें नहीं बताना है। एक अच्छा शिक्षण क्या होता है? जिसमें शिक्षक द्वारा जो समझाया, जो पढ़ाया, जो बताया जाता है वो विद्यार्थी को अच्छे से समझ में आए, वो अच्छा शिक्षण है। और इसके लिए कुछ
नियम, कुछ रूल, कुछ अपनी विशेषताएं होती है। तो क्या होना चाहिए, जो शिक्षण है वो जनतांत्रिक यानी हर बच्चे को ध्यान में रख के शिक्षण करवाया जाना चाहिए। कक्षा में हर प्रकार का बच्चा है, ठीक है, कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं, कुछ सामान्य से कम भी होते हैं, यानी जिनको सीखने में थोड़ी समस्या आती है, टाइम लगता है। तो हम अगर उनको इग्नोर ही कर देंगे, जो एवरेज बच्चे हैं हमारे, उनको हम इग्नोर कर देंगे, और जो अच्छे बच्चे हैं जो जल्दी सीख जाते हैं, उनको ध्यान में रखे हमें स्पष्ट करने में, अगर हम जल्दी-जल्दी उनको बता देंगे, और जो हमारे सामान्य से कम है वो पीछे रह जाएँगे। तो ये तो जनतांत्रिक नहीं है, उनको हमने देखा ही नहीं कि और भी कक्षा में बच्चे हैं जिनको सीखने में दिक्कत है। यानी उनको सीखने में टाइम लगता है। अगर हम उनको इग्नोर ही कर देंगे तो वो तो कक्षा में माहौल ही अलग हो गया, यानी अच्छे बच्चों को ध्यान में रख के हम शिक्षण करवा रहे हैं। तो ये इसकी विशेषता नहीं है। कैसा होना चाहिए? सब बच्चों को ध्यान में रख के शिक्षण करवाना चाहिए। उनके प्रति हमारी सहानुभूति भी होनी चाहिए। हमें उनको जानना भी चाहिए कि बच्चा सीख रहा है, वो सही सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। अगर उसको नहीं समझ में आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए हमें। दूसरा वांछनीय यानी जो ज़रूरी है वो सूचनाएँ उनको देनी चाहिए, यानी उनसे संबंधित, उनके जीवन से संबंधित, उनके फ्यूचर में काम आने वाली ऐसी सूचनाओं का हमें शिक्षण करवाना चाहिए। तो जो जनतांत्रिक भी होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण भी होना चाहिए, और वांछनीय सूचनाएँ देने वाला भी होना चाहिए। पर जो फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, स्वेच्छाचारी, यानी टीचर के हिसाब से चलने वाला शिक्षण नहीं होना चाहिए, ये शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। 9 क्या दिया हुआ है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो जो अभिप्रेरणा होती है वो क्या होती है, यानी सीखने में जो हमारी मदद करती है, अगर हमें उस चीज को जानने की रुचि होगी, इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी, तो हम अभिप्रेरित हैं, यानी जो हमें सीखने में मदद कर रही है अभिप्रेरणा। उसका जो प्रत्याशा सिद्धांत दिया था वो किसके द्वारा दिया गया, वो दिया गया विक्टर ब्रूम द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा 9 का। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। यानी जो अग्रिम व्यवस्थापक, यानी पहले ही उस चीज की व्यवस्था कर देना, जो प्रतिमान हमने बना रखा है परिवार के बारे में, वो किससे संबंधित है, यानी उस परिवार के बारे में सूचनाओं का जो प्रक्रिया है वो जल्दी होता है, तभी हम उस चीज की पहले ही व्यवस्था कर लेते हैं। तो कौन सा जो प्रतिमान है इससे संबंधित है, वो है सूचना प्रक्रियाकरण का। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। 11 क्या दिया हुआ है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, यानी जो कौशल है किसी बच्चे में, किसी प्रकार का कौशल है, उससे जो अपना जो कौशल है वो किसी दूसरे को सिखाना चाहता है, तो उसकी एक जो है सीखने का एक तरीका होगा, एक गति होगी, यानी विद टाइम वो चीज उसको सीख जाएगा। जरूरी नहीं है कि हमने उद्देश्य रख दिया कि आज ही आपको ये चीज करनी है, ऐसा नहीं। धीरे धीरे वो उस कौशल को सीख जाएगा। तो कौशल अंतरण एक गति है, न कि एक उद्देश्य है। ये इसमें उपयोगी होगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट होगा 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, यानी जो हम शिक्षण करवा रहे हैं उसके कुछ सूत्र होते हैं कि किस प्रकार से हमें शिक्षण करवाना चाहिए। पहले हम बच्चे को सरल सिखाते हैं, यानी आसान सिखाते हैं, फिर उससे धीरे धीरे उसको कठिन की तरफ लेके जाते हैं। तो सरल से कठिन का एक सूत्र हो गया। पहले बच्चे में जो ज्ञान होता है वो अनिश्चित होता है, यानी उसको हम, उसके समझ में कुछ नहीं आता कि क्या करें, कैसे करें और कब करें, वो अनिश्चित है उसके पास में। धीरे-धीरे वो टीचर के संपर्क में आता है, टीचर उसको बताता है कि ऐसे करो, ये करो, तो वो उसका जो ज्ञान है वो निश्चित होने लगता है, एक दिशा की तरफ वो बढ़ने लग जाता है। तो क्या हो गया, अनिश्चित से निश्चित की तरफ हो गया। मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है, यानी जो वस्तु उसको सामने दिख रही है उसका ज्ञान है उसको, और उससे संबंधित जो उसके सामने नहीं है उसका ज्ञान करवाना, यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ चले गए। आगमन से निगमन की ओर तरफ, यानी वो पहले उदाहरण देंगे, फिर उससे संबंधित उसको नियम देंगे, यानी उदाहरणों से नियम की तरफ। तो आगमन से निगमन की तरफ, दृश्य से अदृश्य की तरफ, यानी जो दिख रहा है उससे, जो नहीं दिख रहा उसका ज्ञान करवाना, ये सब क्या होते हैं, शिक्षण के सूत्र होते हैं। तो इसमें दिए गए जो 4 ऑप्शन है इसमें से एक सूत्र नहीं है, वो हमें देख रहे हैं।
सरल से कठिन तो होता है, अनिश्चित से निश्चित भी होता है, दृश्य से अदृश्य भी होता है, पर निगमन से आगमन न होके आगमन से निगमन होता है। तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 4 नंबर 12 का। 13 क्या दिया हुआ है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। यानी जो सूक्ष्म शिक्षण जो चक्र है हमारा, जो हम छोटे छोटे ग्रुप में बच्चे को शिक्षण करवा रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रथम पद बताना है। कोई काम शुरू करने से पहले हम उसकी योजना बनाते हैं कि ऐसे ऐसे हम ये काम करेंगे, पहले हम देखेंगे कि क्या करना है, यानी उसकी एक योजना तैयार करते हैं हम सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद योजना बनाना। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 13 का। 14 क्या दिया, निम्न में से कौन सा अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है। अबोध अंडरस्टैंडिंग वाला जो लेवल होता है उसमें क्या शामिल नहीं है वो हमें बताना है। पहला है, यानी शामिल है वो बताना है, क्या जो अबोध जो हमारा अंडरस्टैंडिंग वाला जो लेवल है उसमें क्या शामिल है वो हमें बताना है। पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना और अन्वेषण। तो जो अन्वेषण होती है हमारी, वो क्या होती है, अबोध वाला जो स्तर है, अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है हमारा, उसमें शामिल होता है। जो हम जानने की जो हमारी इच्छा जिज्ञासा जो कोशिश करते हैं वो अबोध में शामिल होती है। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 14। 15 क्या दिया, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। यानी जो हम शिक्षण में जो सुधार करना चाहते हैं, शैक्षिक स्तर में जो सुधार करना चाहते हैं, उसका विकेंद्रीकरण कब संभव हो सकता है वो हमें बताना है। जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, यानी छोटे से लेके बड़े में हर प्रकार का जो क्षेत्र है शिक्षा का, उसमें केंद्रों की भागीदारी बढ़े, यानी एक दूसरे से सब संबंधित हो जाए। तो ये बात तो सही है। दूसरा क्या, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, यानी हर जगह कुछ ऐसे व्यक्ति हमें मिलने चाहिए जो शैक्षिक सत्र में सुधार करना चाहते हैं और हमारी सहायता कर सकते हैं उसमें। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, यानी अध्यापक के पास जितने ज्यादा संसाधन होंगे, उससे संबंधित जितनी ज्यादा सामग्रियां होगी, तो शिक्षा का जो शैक्षिक स्तर है उसमें सुधार होना संभव है। तो ए, बी और सी जो तीनों ही बातें हैं वो विकेंद्रीकरण को संभव बनाएगी। तो तीनों ही इसमें राइट होंगे, यानी 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 15 का। 16 क्या दिया हुआ है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। यानी कोई छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर उसको किसी ने बुलाया। तो निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। यानी किस संवेदना, कौन से भाव से किस, क्या उसको सुनाई दिया है, क्या उसको दिखाई दिया है, क्या किया है, तब वो छात्र है वो अपनी अनुक्रिया यानी उसको जवाब देगा। तो क्या उसको ध्वनि सुनाई दी है, तो कौन सी संवेदना आ जाएगी इससे संबंधित, ध्वनि संवेदना संबंधित हो जाएगी। यानी छात्र पढ़ रहा था, उसको किसी ने आवाज लगाई, उसको सुनाई दिया कि किसी ने उसका नाम लिया, तो वो या तो मुड़ के देखेगा या बोलेगा हाँ, या उसका जवाब देगा कि क्या। कोई कुछ बोलेगा तो किससे, उसको आवाज सुनाई दी, ध्वनि सुनाई दी। अगर उसको हम स्पर्श करके बताते तो उसकी स्पर्श संवेदना हो जाए, तो दृष्टि यानी देखे कोई संवेदना देगा। तो क्या आ जाएगा, इस जो 60 नंबर क्वेश्चन है इसमें आ जाएगी उसकी ध्वनि संवेदना ने उसको सिग्नल दिया है कि कोई आपका नाम पुकार रहे, तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 क्या दिया है, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। यानी जो प्याजे ने अपना सिद्धांत दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और अपने इस सिद्धांत में इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। पहली है 0 से लेकर 2 की, कौन सी, सेंसरी मोटर स्टेट या इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, फिर बताइए उन्होंने 2 नंबर की प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उसकी जो आयु होती है 2 से 6 वर्ष की होती है। कितनी होती है, 2 से 6 वर्ष की होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। फिर आती है 6 से लेके 11 या 12 तक होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर बाद में आती है 12 से लेके वयस्क अवस्था तक, कौन सी आ जाएगी, औपचारिक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं बताई है प्याजे ने अपने सिद्धांत में। और अपनी इन
अब अलग-अलग विशेषताएँ बताई है कि जो पहली हमारी अवस्था होती है इसमें बच्चा इंद्रियों का प्रयोग करके सीखता है और लास्ट में उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, भाषा का विकास हो जाता है। धीरे-धीरे जैसे वो दूसरी अवस्था में पहुँचता है उसमें कुछ और गुण का विकास हो जाता है, उसकी अलग विशेषताएँ बताई। जो 3 नंबर की अवस्था है उसमें बच्चे में केंद्रीकरण का गुण आ जाता है, संरक्षण का गुण आ जाता है और लास्ट में जो बच्चा चौथी अवस्था में पहुंचता है, औपचारिक अवस्था में, उसमें बच्चों में निगमनात्मक तरक आ जाता है, तार्किक चिंतन करने लग जाता है और अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। तो पियाजे ने अपनी जो सिद्धांत है उसमें 4 अवस्थाओं की अलग-अलग विशेषताएं बताई है। इसमें हमसे पूछा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि पूछी है, यानी उसकी जो आयु है वो बतानी है। पहली है 4 से 8, दूसरी है जन्म से 2। जन्म से 2 तो सेंसरी मोटर स्टेज संवेदीगामक होता है, ये नहीं। 2 से जो 7 वाला है ये इसमें राइट हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। 17 का थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 क्या दिया? निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो बाद के बाल्यावस्था कौन सी होगी? उत्तर बाल्यावस्था। जो 0 से 2 होती है शैशवावस्था, 2 से जो 6 की होती है वो पूर्व बाल्यावस्था और 6 से जो 11 12 तक होती है वो उत्तर बाल्यावस्था होती है और उसके बाद में 12 से लेके वयस्क अवस्था किशोर अवस्था रहती है। उसमें हमें क्या बताना है? जो उत्तर बाल्यावस्था की उसकी विशेषता नहीं बतानी है। पहली है भविष्य की योजना की सूझबूझ, दूसरी है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, तीसरी है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, 4 है काल्पनिक भयों का अंत। तो काल्पनिक भय का अंत तो हो जाता है बच्चे को, हम जब पहले छोटा होता है तब उसको बोलते हैं कि डॉगी आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा, तो वो डर जाता है बच्चा, यानी काल्पनिक भय होता है उसके अंदर तो उस चीज का अंत तो हो जाता है इस वाली अवस्था में, तो ये तो इसकी विशेषता है। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, बच्चा तर्क करने लग जाता है इस वाली अवस्था में, तो ये भी इसकी विशेषता है। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, यानी बच्चा पढ़ने में, विज्ञान में रुचि दिखाने लग जाता है, उसकी जो कथाएं होती है उनको जानने की उसकी इच्छा बढ़ती है, तो ये भी इसकी विशेषता है। पर जो फर्स्ट ऑप्शन है कि भविष्य की योजना की जो सूझबूझ होती है वो किशोर अवस्था में बच्चे में विकसित होती है, बाल्यावस्था में नहीं, तो यही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ये इसकी विशेषता नहीं है। 18 का फर्स्ट राइट होगा। 19 क्या दिया हुआ है? इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? यानी जो नीचे 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं उनमें से कौन सा भाषा विकास से संबंधित है, यानी भाषा से संबंधित अपना सिद्धांत रखा था। पहला है पेवलव, तो पेवलव ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, जैसे ही घंटी बजती है कुत्ते के मुंह से लार आने लग जाती है, तो वो तो इससे नहीं है, भाषा विकास से संबंधित नहीं है। बिने बिने ने बुद्धि से संबंधित परीक्षण किए थे और उससे संबंधित अपने सिद्धांत दिए। तो चोमस्की, हाँ, जो चोमस्की है उन्होंने भाषा से संबंधित सिद्धांत दिया था कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। भाषा विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? चोमस्की से। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 क्या दिया हुआ है? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? यानी थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था अपना, उसका जो शीर्षक रखा है, यानी उसका जो नाम वो क्या है वो हमें बताना है। संज्ञानात्मक अधिगम नहीं, अधिगम के प्रयास है भूल, तीसरा है संकेत अधिगम, 4 है स्थान अधिगम। तो कौन सा थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था कि बिल्ली बार बार गलती करती है, यानी प्रयास करती है और लास्ट में उस चीज को क्या करती है? हासिल करती है, यानी दोबारा फिर वही काम करती है, यानी भूल जाती है जो उसने किया था, फिर वो प्रयास करती है और फिर लास्ट में उस उद्देश्य तक पहुंचती है। तो कौन सा नाम रखा था आपने इस सिद्धांत का? अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 20 का। 21 क्या दिया है? गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था टोली आयु, कौन सी आयु वर्ग से, यानी उसकी जो आयु है वो कितनी है और उसमें कौन सा हमारा विकास होता है वो हमें बताना है। तो 16 से जो 19 होती है किशोर अवस्था होती है, तो इसमें बच्चे में नैतिकता का ठीक है पालन करता है बच्चा। क्या होता है इसमें? बच्चा समवयस्क समूह में रहता है, नहीं कि गिरोह में, टोली में रहता है। इस दूसरा ऑप्शन क्या है? 3 से 6 वर्ष से हम भाषा विकास, तो 3 से 6 में तो बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, टोली नहीं बनाता उसमें, ये भी ऑप्शन इसमें नहीं आएगा, ये पूर्व बाल्यावस्था वाली अवस्था होगी। जो टोली वाली आयु होगी वो उत्तर बाल्यावस्था वाला जो आयु वर्ग है वो उसमें शामिल होगा, यानी 8 से 10 वर्ष जो है
उत्तर बाल्यावस्था होती है, इसमें बच्चा टोली में रहता है, यानी जो लड़की लड़कियां अपना ग्रुप बना लेंगे और लड़के लड़के अपना ग्रुप बना लेंगे। उसमें बच्चा टोली में रहना प्रारंभ करता है और समाजीकरण सीखता है वो। तो क्या आएगा, 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा 21 का। 22 क्या दिया है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। यानी प्याजे ने अपना सिद्धांत दिया संज्ञानात्मक विकास का, उस सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई। पहली कौन सी बताई, संवेदीगामक अवस्था, दूसरी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी बताई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 4 बताई औपचारिक संक्रिया अवस्था। तो इसमें बतानी है तीसरी अवस्था में, तीसरी कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 3 नंबर ऑप्शन ही है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 22 का 3rd नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23 क्या दिया हुआ है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। यानी जो हमारी लर्निंग में जो हेल्प देते हैं, जो हमें मदद करते हैं, हमारा योगदान उनका रहता है अधिगम में। और कौन सा होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक कारक होना चाहिए। यानी हमारे मनोवैज्ञानिक कारक है कुछ जो अधिगम में हमारी हेल्प करते हैं, उनमें कौन सा शामिल नहीं है। तो अधिगम की इच्छा, यानी इच्छा होगी हमारे अंदर, रुचि होगी, जिज्ञासा होगी, तब हम अच्छे से सीख पाएंगे, लर्निंग कर पाएंगे। तो ये तो एक मनोवैज्ञानिक कारक है, प्रेरणा भी होनी चाहिए और रुचि भी होनी चाहिए। ये तीनों ही क्या है, अधिगम के क्या है, मनोवैज्ञानिक कारक है जो अधिगम में हेल्प करते हैं। पर जो विषय वस्तु का जो स्वरूप है वो क्या एक बाहरी कारक हो गया, यानी मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है वो एक बाहरी कारक है कि दिखने में कोई चीज आकर्षक होगी तो बच्चा उसकी तरफ बढ़ेगा, उसको उस चीज को देखने की इच्छा होगी। तो एक बाहरी कारक है, मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। अधिगम में तो क्या पता हेल्प करेगा ही, पर मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। तो ये इसमें राइट हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन 23 का। 24 क्या दिया हुआ है, निम्न में सामाजिक मूल्य कौन सा है। सामाजिक मूल्य यानी जब बच्चे का समाजीकरण होता है तो वो समाज के जो नियम है, जो रूल है, जो संस्कृति है, उसको जानने की, उसको उसको अपनाने की जो करते हैं, जो प्रक्रिया करता है, वो समाजीकरण है। तो उसका कौन सा मूल्य, समाज में रहना, उसके जो नियम है उनका पालन करना, उन सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना और हमारी जो संस्कृति है उसका पालन करना। तो वो सब सामाजिक मूल्य है हमारे। तो पहला क्या है, सहायता परक व्यवहार, तो ये एक सामाजिक मूल्य है। प्राथमिक लक्ष्य नहीं है कोई हमारा, जो सामाजिक मूल्य है उसको प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, ये कोई मूल प्रवृत्ति भी नहीं है, आक्रामकता की आवश्यकता भी नहीं है। क्या आएगा, 1st नंबर ऑप्शन ही इसमें राइट रहेगा। सामाजिक मूल्य क्या होएगा, किसी की सहायता करना, ऐसा हमारे अंदर व्यवहार होना चाहिए। तो ये ही इसमें एक सामाजिक मूल्य है। 1st नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पश्च अन्वेषण तथा साधना साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है। पश्च अन्वेषण यानी जानने की, समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है, बैकवर्ड जो हमारी लर्निंग है, उसमें साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है। तो वो किससे है, सबका सोच से, यानी अपने आप जो हम कोई काम कर रहे हैं, कोई जानने की जो इच्छा कर रहे हैं उससे संबंधित है। 25 का 1st नंबर ऑप्शन राइट होगा। 26 क्या दिया हुआ है, 26 है सीखने के वक्र, अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, किसने कहा था। यानी जो सीखने की हमारी गति है कि किस प्रकार से हम सीख रहे हैं, कि पहले तेज सीख रहे थे या अब तेज सीख रहे हैं, यानी हमारी जो गति है वो किस तरफ बढ़ रही है, ज्यादा है कम, किसकी तरफ है। यानी क्या हम एक सीधी रेखा में जा रहे हैं, जैसा चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं। उसको जो व्यक्त द्वारा, अभ्यास द्वारा जो व्यक्त करना था, वो किसने कहा था, वो कहा था गेट्स व अन्य ने। पर जो चारों ऑप्शन है उसमें ऐसा कहीं नहीं दिया है, तो इसमें क्या आएगा, गेट्स व अन्य आएगा। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। 27 क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। यानी थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम दिए थे, 3 मूल नियम दिए थे, यानी प्राथमिक नियम दिए थे 3 और 5 अन्य नियम दिए थे। जो 3 प्राथमिक नियम दिए थे उनमें था अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। पर जो सहचार्यात्मक स्थानांतरण का जो नियम था वो अन्य नियमों में शामिल था। अभ्यास वाले जो नियम है कि जितना ज्यादा हम अभ्यास करेंगे उस चीज को, उतने ही अच्छे से हम उसको जान पाएंगे।
प्रभाव का नियम यानी जिस काम को हम करते रहेंगे तभी तक वो प्रभावी है। अगर हम उसको करना छोड़ देंगे तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो उसको हम भूल जाएंगे। तत्परता यानी किसी चीज को हमारे करने की अगर इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी, तभी हम उस काम को कर पाएंगे। तो ये थे 3 मूल नियम यानी प्राथमिक नियम। 5 अन्य नियम दिए, तो सहचार्यात्मक जो स्थानांतरण का नियम है वो अन्य नियमों में शामिल है, नहीं कि प्राथमिक नियम में। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 27 का। 28 क्या दिया हुआ है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? यानी जो अनुकूलित अनुक्रिया यानी किससे संबंधित हो गई, ये हमारे व्यवहार से ही तो संबंधित है कि जैसा हमारे सामने व्यवहार प्रदर्शित किया जाएगा वैसा ही हम उसके सामने व्यवहार करेंगे। तो किससे संबंधित होगा, ये हमारे व्यवहार से संबंधित हो गया। क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 29 क्या दिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? यानी जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था स्किनर ने दिया था, अपने सिद्धांत का उन्होंने और नाम भी रखे थे। कौन था? नैमित्तिक अनुबंधन भी कहा था, आरएस फैक्टर भी कहा था, अपने सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी इन्होंने रखे थे। तो इसमें क्या आ जाएगा, नैमित्तिक अनुबंधन आ जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 30 क्या है, निम्न में कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? यानी लर्निंग की एक विशेषता नहीं बतानी है। 4 जो ऑप्शन दिए उनमें से अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। दूसरा अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तीसरा है अधिगम प्राणी की क्या अभिवृद्धि है। 4 है अधिगम एक लक्ष्यानुमुख प्रक्रिया है। तो इसकी विशेषता अधिगम एक लक्ष्यान्मुख प्रक्रिया यानी अधिगम जो लर्निंग हम कर रहे हैं उससे हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति होती है, यानी लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये तो इसकी विशेषता है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि यानी जो लर्निंग है उसकी वृद्धि से भी संबंधित है, तो ये भी इसमें राइट है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन यानी जो लर्निंग हम करते हैं उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो वो लगभग स्थायी होता है हमारा। तो क्या होगा, स्थायी परिवर्तन है ये। पहला ऑप्शन क्या दिया, अधिगम अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी अधिगम का जो अवलोकन करते हैं उसको जो हम कि बच्चे ने कितना सीखा उसका हम प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं कर सकते। यानी बच्चा ठीक है सीख रहा है, उसका उसी टाइम हमें प्रत्यक्ष उसका अनुभव हो ये जरूरी नहीं है, कुछ टाइम बाद में भी हो सकता है। यानी उसका जो अवलोकन है प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। तो ये इसमें राइट होगा, ये अधिगम की विशेषता नहीं है। 30 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीडीपी के 30 क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिए। अब जो हमारे हिंदी के ईवीएस के बचे हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।